सिलेबस को देख चुके थे और मैंने कहा था कि आज हम भू आकृतिक प्रदेश को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश, या जिसे हम कहते हैं फिजियोग्राफिक रीजन्स भी कह देते हैं और डिवीजन्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। ये मैंने कल भी आपसे बात की थी कि हमें फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को पढ़ना है। तो देखो, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स का अर्थ मैंने कल भी आपको ब्रीफ में बताया था कि क्या है। देखो, जो भारत है वो होमोजिनस नहीं है। होमोजिनस होने ना होने की वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि होमोजिनस नहीं है। कि जो भारत है वो होमोजिनस या समांगी नहीं है। वहां पर अलग अलग तरह के उच्चावच देखने को मिलते हैं, हमें अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी देखने को मिलती है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, तटीय क्षेत्र है, द्वीप समूह, इन सबसे मिलकर भारत बना है। तो अगर भारत के भूगोल को अगर हमें समझना है तो इन डिविजन्स को, इन प्रदेशों को हमें समझना होगा। क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जो फिजियोग्राफी होती है, जो उसका भूआकृति होती है, वो वहां के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है। जैसे हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, ये मॉनसूनी पवनों को रोककर वर्षा की मात्रा ज्यादा करवाता है। इसके जो वृष्टि छाया प्रदेश है, जो उधर वाले पार्ट है, जो इसके लद्दाख वाली साइड के, वहां वर्षा की मात्रा कम होती है। तो देखो, ये वहां के क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। वहां पर किस तरह की कृषि होगी उसको भी ये डिसाइड करेगा। वहां पर किस तरह की वनस्पति होगी उसको भी प्रभावित करेगा। आपने सुना होगा कि जब हिमालय पर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वनस्पति के आवरण में परिवर्तन होता रहता है। पहले ट्रॉपिकल होती है, फिर सब ट्रॉपिकल आती है, फिर टेम्परेट आती है, फिर कॉनिफेरस आते हैं, फिर अल्पाइन, फिर टुंड्रा। तो ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है और उसी के हिसाब से वेजिटेशन कवर भी चेंज होता जाता है। वहां पर बस्तियां कहां बसेंगी उनको भी ये डिसाइड करता है, संसाधनों को प्रभावित करता है। तो अगर हमें किसी क्षेत्र की ज्योग्राफी को समझना है तो उस प्रदेश की भूआकृति को भी समझना होगा। और भारत में अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, भारत के भूगोल को समझने के लिए भारत को कई सारे भूआकृतिक प्रदेशों में बांट दिया। ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहां तक कि पहले पता लगे कि टॉपिक हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो पूरे भारत के भूगोल को समझने के लिए हमें इन डिविजन्स को, इन रीजन्स को पढ़ना होगा। एक तरह से ये रीजन्स है जिनको उनकी भू आकृति के आधार पर, टोपोग्राफी या लैंडफॉर्म के आधार पर विभाजित किया गया। पूरे क्षेत्र में एक ही तरह की क्या है, टोपोग्राफी है, उच्चावच है। जैसे पूरा का पूरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो पूरे के पूरे प्रदेश में क्या है, पर्वत ही पर्वत है। उसके बाद मैदानी भाग, उसके बाद पठारी भाग। तो इस तरह से जो पूरा का पूरा एक प्रदेश में विभाजित कर दिया गया वहां की स्थलाकृति के आधार पर। तो यही है भू आकृतिक प्रदेश। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि भू आकृतिक प्रदेश है क्या और फिर कितने भागों में इसको बांटा गया। तो लिखेंगे साथ साथ। और चलो पहले और कुछ चीजें समझ लेते हैं, कुछ चीजें और समझते हैं, फिर एक साथ लिखवाता हूं। तो ये था भू आकृतिक प्रदेश। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने मुख्य रूप से 4 भू आकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा है। पहला, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। फिर आएगा उत्तर का विशाल मैदान, ये कल भी मैंने आपको बताया था। आज हम इनकी डिटेलिंग में जाएंगे। फिर मैंने आपको पढ़ाया था प्रायद्वीपीय पठार, और फिर हमने देखा था तटीय मैदान, और इसी के साथ कई बार साथ ही जोड़ दिया जाता है एवं द्वीप समूह। ये 4 मुख्य भारत के भू आकृतिक प्रदेश हैं। ठीक है, और अगर इसको आप देखना चाहोगे तो देखो, इस मैप पर देख सकते हो। यहां पर अगर मैं यहां दिखाऊं, ये मैप आप देखिए, देखो यहां पर देखो, इस मैप में
ये जो आपको ऊपर का पार्ट नजर आ रहा है, ये सारा का सारा हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। देखो ये पूरा का पूरा जो रीजन है यहाँ वाला, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हिमालय है, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, पर्वतीय प्रदेश कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा। इसके बाद देखो ये जो पार्ट है बीच में आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये सारा का सारा मैदानी भाग है। यहाँ पर देखो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है, यहाँ पर गंगा नदी का मैदान आ गया, यहाँ पर ऊपर नदियों का आपका जो सतलुज नदी बहती है, व्यास है, रावी है, तो वहां सिंधु नदी का हो गया। तो ये पूरा का पूरा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का पूरा ये मैदान है, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान कह देते हैं। इसके बाद देखो बीचों बीच ये वाला जो पार्ट है, ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय पठार है। देखो ये सामान्यीकरण किया गया, मतलब एक जनरल मोटा मोटा आइडिया दिया गया। तो बीचों बीच देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय पठार है। और देखो ये आपके यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा साथ ये तटीय मैदान है। और इसके साथ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर, और यहाँ पर ये लक्षद्वीप। तो देखो एक नंबर इसको बांटा, दूसरा देखो ये, तीसरा यहाँ पर, और चौथा यहाँ पर, ये 4 नंबर में हमने बांटे। लेकिन ये बांटा किसके आधार पर, यहाँ की स्थलाकृति के आधार पर। यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर पठार है, यहाँ पर तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर द्वीप समूह है। इस तरह से यहाँ की स्थलाकृति, यहाँ के उच्चावच के आधार पर हमने क्या कर दिया, इसको भारत को बांटा है अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स में। देखो ये ऊपर लिखा है, लेकिन हमें ये मैप को ड्रॉ करना होगा। देखो एक चीज मैं आपसे, बस एक ही चीज की मैं आपसे डिमांड करता हूं, और कुछ नहीं। आप लोग इंडिया का मैप बनाना सीखेंगे, जाइए इंडिया का मैप की आज घर जाकर प्रैक्टिस करनी है कि मैं आपको सारा का सारा यहाँ पर मैं खुद मैप बनाऊंगा। ये भी मैं आपको दे सकता हूँ, ये मैं आपको दूंगा भी मैप, लेकिन मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, तो आप भी उसको ड्रॉ करेंगे, तभी आपका मेंस अच्छे से तैयार होगा। अगर ज्योग्राफी में आपने डायग्राम नहीं बनाए तो मार्क्स नहीं उठेगा। अगर मान लो 8 नंबर का छोटा क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो उसमें आपको 5 या 6 नंबर आ सकता है डायग्राम के साथ। और अगर डायग्राम नहीं बनाया तो 3 साढ़े 3 ही देगा मुश्किल से, बहुत अच्छा लिखोगे तब भी। तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इंडिया का मैप आप अच्छे से बनाना सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आधे घंटे में आप सीख जाएंगे। और फिर जब मैं बनाया करूंगा, तो जब आप साथ बनाएंगे तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होती जाएगी। और जब तक आप इंडियन ज्योग्राफी खत्म करोगे तो आपका इंडिया का मैप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप सारे के सारे जितने भी मैप्स हैं वो खुद से ड्रॉ कर पाओगे, जितने भी हम इंडियन ज्योग्राफी में बनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1 ही दिन लगेगा। उसके बाद मेरे साथ डेली प्रैक्टिस होती जाएगी तो परफेक्ट हो जाओगे लास्ट तक। बस मुझे एक ही चीज चाहिए आपसे, और कुछ नहीं, बाकी सब मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं बनाना वहां आकर आपके पास सिखा नहीं सकता हूं ना कि ऐसे बनाओ, ये आप ही को करना पड़ेगा। 1-2 बार बनाओगे बन जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा हमारा भू आकृतिक प्रदेश। आज हमें जो मेनली पढ़ना है वो हिमालय को पढ़ना है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वहीं पर मैं धीरे धीरे आपको ला रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे थे भू आकृतिक प्रदेश। और इसका मैप अगर मैं बनाऊं, देखो मैप बनाना भी आपको आना चाहिए, बस ठीक ठीक रफ रफ थोड़ा थोड़ा इंडिया जैसा दिखता। परफेक्ट मैप कोई नहीं बना सकता, एग्जाम में तो बहुत कम समय होता है, तो बिल्कुल परफेक्शन पर नहीं जाना है, बस ठीक ठाक इंडिया जैसा दिखता हो मैप बन जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके भू आकृतिक प्रदेश। और इसमें से सबसे पहला जो होगा वो होगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, और इसके अंदर हमें मुख्य रूप से हिमालय पढ़ना है, तो हिमालय को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और हमें देखना होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है, क्षैतिज विभाजन क्या है, उस सबको हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो इसको पहले लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखो सबसे पहले सभी लोग, लिखवाऊं?
तो लिखना शुरू करें। लिखो, भारत को स्थलाकृतिक एवं धरातलीय विशेषताओं के आधार पर, भारत को स्थलाकृतिक एवं धरातलीय विशेषताओं के आधार पर 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। भारत को स्थलाकृतिक एवं धरातलीय विशेषताओं के आधार पर 4 प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2, उत्तर का विशाल मैदान, या ब्रैकेट में इसके लिख लेना, उत्तर का विशाल मैदान के सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। देखो, मैंने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लिखा है, बहुत डिटेल में नहीं गए हैं। ठीक है, अब आगे लिखो। पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला नंबर है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। लेकिन उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय, ट्रांस हिमालय एवं पूर्वांचल पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय एवं पूर्वांचल पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। पूर्वांचल पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। अभी समझाऊंगा सब क्या है। आपके वहां नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। दिख तो यहाँ पर सभी लोगों को रहा होगा, सब लोगों को दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा साइड में खड़ा हूँ, 1 सेकंड रुकिए, फिर मुझे मेरा पोडियम हिलाना पड़ेगा थोड़ा। 1 सेकंड। अब ठीक है यहाँ पर? लिखिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड में लिखना होगा, बस आपको लिखना थोड़ा स्पीड में। सिलेबस बहुत है आपका। ज्योग्राफी का सिलेबस एक तरह से समझ लो कि प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, बहुत बड़ा सिलेबस है आपका। और उसको अच्छे से मेंस में लिखने कराने के लिए मुझे बहुत लिखाना पड़ेगा। लिखते लिखते आप भी थक जाएंगे और मैं लिखाते लिखाते थक जाऊंगा। इतना लिखना आप लोगों को। एक पूरे के पूरे मोटी नोटबुक भरेगी आपकी ज्योग्राफी में। बहुत लिखना है ज्योग्राफी में आपको, तो धीरे धीरे लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप थोड़ा सा हाथ तेज चलाएं, बस समझाते वक्त मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, बस लिखते वक्त थोड़ा तेजी से चले। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। बस इतना हमने लिख लिया। अब हम मेंस के क्वेश्चन पर सीधा सीधा आते हैं। हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ना है। क्या करना है? हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ना है और हिमालय की विशेषताओं को पढ़ना है। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक हमारा लिखना है वो है हिमालय। क्या लिखना है? हिमालय। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है,
क्लियर? तो आओ देखो हिमालय के बारे में पहले मैं आपको कुछ सामान्य विशेषताएं बताता हूं कि हिमालय है कहां पर हमारा। देखो ये जो उत्तर का पूरा पार्ट है ये हिमालय है। देखो यहां पर ये पूरा का पूरा उत्तरी भाग में ये हिमालय है। देखो यहाँ पर ये आपको नजर जो आ रहा है, यहाँ पर देखो ये लिखा है ग्रेट हिमालय। इसकी 3 श्रृंखलाएं हैं, 3 रेंजेस हैं। देखो ग्रेट हिमालय बीच में है, मिडल हिमालय जिसे लघु हिमालय कहते हैं, और सबसे नीचे तीसरी उसकी श्रेणी जो होती है उसे बोलते हैं हम शिवालिक हिमालय। तो 3 रेंजेस है, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये तीनों हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और इससे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो यहां पर आपको ये काराकोरम रेंज नजर आ रही होगी। देखो ये है काराकोरम रेंज, यहां पर है ये लद्दाख रेंज, और यहां पर है ये जास्कर रेंज। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों देखो ये हिमालय की 3 श्रृंखला इनसे उत्तर की ओर है, इनसे पार है, तो इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। मतलब हिमालय से जो पार की जो श्रृंखलाएं हैं, रेंजेस हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो उसके अंदर कौन कौन शामिल है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और इसी लद्दाख का आगे तिब्बत की ओर जो विस्तार है वो होता है कैलाश। तो इनको शामिल किया जाता है ट्रांस हिमालय में। क्यों? क्योंकि ये हिमालय से पार है, हिमालय से आगे है। और हिमालय के अंदर कौन सी श्रृंखलाएं? 3 है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये रही बात। तो ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है इसमें एक तो ये हिमालय हो गया, फिर उससे पार काराकोरम रेंज, लद्दाख और जास्कर जिन्हें हम ट्रांस हिमालय कह देते हैं वो है। और इसके बाद देखो यहाँ पर इस इलाके में आपने देखा होगा, यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पर ये यहाँ तक हिमालय है, ये मिश्मी हिल तक। इसके बाद जो मुड़ जाता है इसे हिमालय का विस्तार कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। और इन पहाड़ियों को देखो यहाँ पर होगा पटकई गुम्ब, नागा हिल, यहाँ पर मीजो हिल, यहाँ पर मणिपुर हिल भी होती है। तो ये जो है ये हिमालय का विस्तार, इन्हें कहा जाता है पूर्वांचल पहाड़ियां। तो 3 चीजें हुई इसके अंदर, देखो कौन कौन सी। तो मैंने भी आपको बताया था, एक तो क्या हो गया यहां पर ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के अंदर 3 भाग थे, एक था आपका काराकोरम, दूसरे हो गई लद्दाख, और तीसरा हो गया जास्कर, और लद्दाख का ही आगे विस्तार है कैलाश। ये तीनों की तीनों है ट्रांस हिमालय के अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पर हिमालय की बात करें तो हिमालय के अंदर शामिल होंगी महान हिमालय, इसके बाद आएगा लघु हिमालय, और फिर आएगा शिवालिक हिमालय। और इसके बाद आती हैं आपकी पूर्वांचल पहाड़ियां। लिखेंगे इन्हें आगे, बस एक बार आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। इसके अंदर हो गया पटकई बुम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स, मीजो पहाड़ियां, इन सबको शामिल करते हैं किसके अंदर? पूर्वांचल पहाड़ियों के अंदर। ये आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमालय के अंदर पूर्वांचल पहाड़ियों में पटकई बुम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल, मीजो हिल, ये सब किसके अंदर आएगा? पूर्वांचल पहाड़ियों के अंदर आता है। और यही मैंने आपको इस मैप पर दिखाया था। यहाँ पर देखो दोबारा से, यहाँ पर ये सारा का सारा देखो पटकई बुम, नागा हिल, यहाँ पर मणिपुर हिल, मीजो हिल, ये पूर्वांचल पहाड़ियों में आएंगी। और ये जो पार्ट है देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब हो गया ट्रांस हिमालय में। और यहाँ पर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो ये होंगे, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे हिमालय के अंदर।
तो पहले थोड़ा सा हमें पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई समस्या? बताओ कहाँ समस्या है, किसी को बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। वो मैं अभी लिखने के लिए देता हूँ आप लोगों को। एक बार ये बताओ कि यहाँ तक समझ में आया कुछ, यहाँ पर कहाँ समस्या है बताओ, लिखो फिर मैं बताऊँ। क्वेश्चन बताओ कि सर यहाँ पर ये समस्या आई, ये समझ में नहीं आया, तब मैं उसको आगे डील करेंगे। वो अभी समझाऊंगा किस में आएंगे, अभी तो सिर्फ जनरल हम देख रहे हैं कि क्या क्या है, अभी तो धीरे धीरे समझाऊंगा किसके अंदर आएगा। अभी तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा ब्रॉड डिवीजन कर रहे हैं कि ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, हिमालय किसे कहते हैं, पूर्वांचल पहाड़ियों के अंदर क्या है। अब आगे देखेंगे कि महान हिमालय में क्या है, लघु हिमालय में क्या है, शिवालिक हिमालय में क्या है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको जो मेन मुद्दा है वो है हमारा हिमालय का। यहां तक तो सिर्फ आपको जनरल बताया कि हिमालय कहाँ है, ट्रांस हिमालय कहाँ है, पूर्वांचल पहाड़ियां क्या है। अब हमें पढ़ना है सबसे पहले कि हिमालय की उत्पत्ति, कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रोसेस से हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर हमें इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो देखो हिमालय की हमें सबसे पहले उत्पत्ति को समझना होगा। हिमालय की उत्पत्ति को अब सब लोग मुझे एक बार ये बताओ, सबको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है सब लोगों को? बताइए। चलो शुरू करते हैं उत्पत्ति को। देखो हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे। देखो हिमालय की उत्पत्ति को हमें समझाना है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के आधार पर हमें हिमालय की उत्पत्ति को समझाना है। तो देखो हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे। देखो हिमालय की उत्पत्ति दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुई है। एक तो थी भारतीय प्लेट, एक है भारतीय प्लेट और दूसरी है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, इन दो प्लेटों के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो पहले कहानी समझो, फिर आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो अगर हम बात करें कि हिमालय की, तो देखो हिमालय मैंने अभी बताया कि अभिसरण से दो प्लेट आपस में टकराई, एक तो इंडियन प्लेट थी और एक यूरेशियन प्लेट थी। ये दोनों आपस में टकराई, पर टकराई क्यों? पहले क्या स्थिति थी? तो देखो इसको एक कहानी से समझते हैं। आपने सबने वैगनर का सिद्धांत पढ़ा होगा। तो वैगनर के सिद्धांत में क्या कहा था कि सभी महाद्वीप एक समय ऐसा था कि सभी आपस में जुड़े हुए थे। जितने भी हमें कॉन्टिनेंट नजर आ रहे हैं, जितने भी महाद्वीप नजर आ रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब एक जगह पर आपस में जुड़े हुए थे। और उस महाद्वीप को हमने बोला था महामहाद्वीप को पेंजिया, और भारत भी वहीं पर ही था। और भारत अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत इस तरह से
बस इतना ही बना लेंगे तो चल जाएगा काम। तो भारत इस तरह से यहां पर अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, इस जगह पर। ये था इंडिया, और इंडिया का भी प्रायद्वीपीय भारत था ये वाला पार्ट, अभी हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो यहां पर ये अफ्रीका था और प्रायद्वीपीय भारत इस तरह से अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। और फिर जो यहां पर, यहां उत्तर की ओर यहां पर जो प्लेट थी वो थी यूरेशियन प्लेट। तो यहां पर उत्तर में यूरेशियन प्लेट थी और यहां पर अफ्रीका के साथ इंडिया इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत जुड़ा हुआ था। फिर धीरे धीरे ये इंडिया इस अफ्रीका से अलग हुआ और ऐसे उत्तर पूर्व की ओर गति करने लगा। तो ये यहां से फिर यहां पहुंचा, फिर ये ऐसे और उत्तर की ओर पहुंचा, और फिर ये यहां आकर यूरेशियन प्लेट से ऐसे टकरा गया। और ये था आपका, इसे कह सकते हैं ये है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। और ये धीरे धीरे ऐसे उत्तर पूर्व की ओर गया और जाके इस यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया, और इनके टकराने से यहां पर ये बना हिमालय। यही मैंने कहा कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से, यहां पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के अभिसरण से हिमालय का निर्माण होता है। अभिसरण का मतलब होता है दो प्लेट एक दूसरे की ओर आए और एक दूसरे से टकरा जाए, तो उसे ही कहा जाता है अभिसरण। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ पर दोनों आपस में टकराई और टकराने से ही हिमालय का निर्माण हुआ। इनके बीच में जो तैतीस सागर था उसके अवसादों में बलन पड़ा, तो यहाँ पर अवसाद थे वो फोल्ड हो गए और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो मोटा मोटा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से होता है, लेकिन इसको अभी हमें डिटेल में समझना होगा कि कैसे 1 बाय 1 हिमालय की रेंजेस का निर्माण हुआ, ये प्रोसेस कैसे हुआ। तो इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊं, जो लोग नए हैं वो भी समझ जाएंगे कि प्लेट क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए कि प्लेट क्या होती है। देखो, आपने इतना तो सबको बेसिक पता ही होगा, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी को आंतरिक संरचना के बारे में तो नॉलेज होगा। इसका जो सबसे ऊपरी लेयर होती है इसे कहते हैं क्रस्ट। इससे नीचे वाली लेयर को बोला जाता है मेंटल, और इससे नीचे वाली लेयर को एक को बोला जाता है आउटर कोर, और फिर इस वाले पार्ट को बोला जाता है इनर कोर। ये तो पता होगा सबको, इतना आइडिया तो होगा ही सभी लोगों को। तो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। और अब बात करते हैं प्लेट की। तो प्लेट क्या होती है, देखो अगर यहां पर बात करोगे तो ये जो हमने पार्ट देखा था यहाँ पर, ये मेंटल का ये जो सबसे ऊपर ऊपर का भाग, अब ये मेंटल में चल रहे हैं हम, ये मेंटल का ऊपर का जो ये 100 किलोमीटर तक, ये 0 यहां से 100 किलोमीटर तक का पार्ट, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, इसे कहा जाता है स्थल मंडल। क्या कहते हैं इसे? स्थल मंडल। और ये होता है रिजिड, मतलब दृढ़ होता है, कठोर होता है, ये सॉलिड है एक तरह से। और इसके नीचे 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक, ये क्या है 200 किलोमीटर, ये वाला जो भाग होता है 100 से 200 किलोमीटर वाला, ये प्लास्टिक जोन होता है, ये अर्ध गलित अवस्था में होता है, अर्ध गलित। ये कैसा है? ठोस। और ये कैसा है? ये अर्ध गलित है, चिपचिपा सा पदार्थ। जो मैग्मा जो हमारा आता है वो यहीं से आता है, इस अर्ध गलित अवस्था में होता है। इसे बोला जाता है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। तो देखो, ये सबसे जो ऊपरी पार्ट है 100 किलोमीटर का, ये बिल्कुल ठोस है, रिजिड है, इसे स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। और इससे जो नीचे 100 से 200 किलोमीटर वाला जो भाग होता है वो अर्धगलित होता है, चिपचिपा सा होता है, प्लास्टिक जैसा, ना तो पूरी तरह से सॉलिड होता है ना पूरी तरह से वो लिक्विड होता है। इसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल। और ये जो स्थल मंडल है, ये इस दुर्बलता मंडल, क्योंकि ये क्या है,
प्लास्टिक जैसे, तो इसके ऊपर ऐसे क्षैतिज रूप में से तैर रहा है। और इसी के जो स्थल मंडल है, जो ठोस भाग है, इसी के टुकड़ों को बोला जाता है प्लेट। आप एक तरह से इसको समझ लो कि ये ग्रीस है। जैसे अब ग्रीस के ऊपर कोई चीज ऐसे ऐसे मूव करेगी, उसी तरह से ये क्या, ये लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है ये वाला पार्ट। इसमें चट्टानें अर्ध प्लास्टिक अर्ध ठोस जैसी अर्ध गलित अवस्था में है। तो इसके ऊपर का जो पार्ट है ये लिथोस्फीयर वाला, ये उसके ऊपर मूव कर रहा है। इसके टुकड़े हैं, ये टुकड़ों में टूटा हुआ है स्थलमंडल, और इनके टुकड़ों को कहा जाता है प्लेट। और ये क्षैतिज रूप से क्या कर रही है, गति कर रही है, एक दूसरे के साथ टकरा रही है। और जब वो आपस में टकराती हैं तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसको एक डायग्राम से और भी देख सकते हैं। देखो, जैसे ये अगर मैं बात करूं, देखो ये वाला पार्ट है क्रस्ट का, ये है महाद्वीपीय क्रस्ट, और ये है पतली जो क्रस्ट होती है, इसे बोलते हैं महासागरीय क्रस्ट। और इसके ऊपर जो होता है यहां पर इस तरह से ये ओशैनिक पार्ट है। और ये वाला, इसकी गहराई लगभग 30 किलोमीटर के पास होती है, ये यहां तक, ये 100 किलोमीटर तक का पार्ट, इसे बोलते हैं अपर मोस्ट मेंटल। अपर मोस्ट मेंटल। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ठोस है, रिजिड है, दृढ़ है जिसे हम कहते हैं। ठीक, इसके नीचे जो पाया जाएगा ये 200 किलोमीटर तक का, ये वाला जो पार्ट है ये आपका है अर्ध लिक्विड, अर्ध गलित अवस्था में, ये है अर्ध गलित, या इसे प्लास्टिक जोन भी कहते हैं। और इसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। तो ये जो सॉलिड वाला पार्ट है, इस दुर्बलता मंडल जो कि क्या अर्ध गलित अवस्था में, इसके ऊपर ऐसे क्षैतिज रूप से तैर रहा है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्लेट। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को प्लेट, और ये नीचे वाला पार्ट है, इसके ऊपर ये प्लेट क्या कर रही है, गति कर रही है। और गति करने का कारण क्या होता है, संवहनीय तरंगे, कन्वेक्शन करंट। अब देखो, इसको देखो बनाने के लिए क्या किया जाता है, अब ये बार बार ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं बनाया जाता, इसको बस एक ही साथ बना दिया जाता है। अगर थोड़ी मोटी प्लेट है तो उसे बोल दिया जाता है कि ये महाद्वीपीय प्लेट है, अगर पतली है तो उसे बोल दिया जाता है कि वो महासागरीय प्लेट है। क्यों? क्योंकि ये इतना बार बार बनाना मुश्किल होता है, तो उसको इस तरह से बना दिया जाता है। देखो यहाँ पर अगर इस तरह से मोटी प्लेट है तो इसे क्या बोलेंगे, ये अगर है इस तरह की तो इसे बोल देंगे कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अगर इस तरह से पतली क्रस्ट होगी तो उसे बोल देंगे ये कैसी क्या है, ये ओशियानिक क्रस्ट है। अब बार बार ऊपर वाला पार्ट नहीं बनाया जाता कि दोनों को बनाओ, बस सीधा इसी तरह से बना दिया जाता है। तो अब देखो क्या होगा, अब देखना, अब इसको आगे बढ़ाता हूं। इस बात को थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि देखो ये मान लो एक प्लेट है और यहां पर एक दूसरी प्लेट है, ठीक। और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये दुर्बलता मंडल है, ये वाला पार्ट है दुर्बलता मंडल। और इस दुर्बलता मंडल में संवहनीय धाराएं चलती हैं। देखो क्या होता है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर की ओर जाओगे, जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर की ओर जाओगे, यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, यहाँ पर तापमान सतह की ओर तापमान कम होता है। अब तापमान में अंतर है, यहाँ तापमान ज्यादा, यहाँ पर तापमान कम, तो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है।
तो यहाँ पर तापमान ज्यादा, यहाँ पर तापमान कम, तो यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा, यहाँ पर ऊर्जा कम, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। लेकिन ये किस रूप में है, अर्धगलित अवस्था में है, तो यहाँ पर कन्वेक्शन होता है, संवहन होता है। ठीक है, ऊष्मा के संचालन की 3 विधियां होती हैं, या तो विकिरण के द्वारा, या चालन के द्वारा, या संवहन के द्वारा। और लिक्विड और गैस में क्या होता है, कन्वेक्शन, जिसमें माध्यम के कण खुद गति करते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर तापमान ज्यादा और यहाँ पर तापमान कम, तो ये जो मैग्मा होता है ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर प्रवाहित होना शुरू करेगा यूं। अब देखो, शुरुआती फेज में ये पूरी की पूरी मान लो कि एक ही प्लेट थी, क्या थी, ये पूरी की पूरी एक ही प्लेट थी यूं, इस तरह से। अब देखो यहां पर तापमान, यहां पर तापमान ज्यादा था और यहां पर तापमान कम था, तो यहां पर ये जो गर्म पदार्थ था, ये जो मैग्मा था, वो धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहां पर तापमान कम है। तो जब ये ऊपर टकरा जाएगा तो इस प्लेट के साथ टकराएगा। अब जब इसके निचले भाग में टकराएगा तो फिर टकराने के बाद आधा भाग इधर और आधा भाग इधर मुड़ जाएगा। अब जब टकराने के बाद ये इधर जाएगा तो ये अपने साथ इस प्लेट को भी तो खींचेगा। जब ये इधर जाएगा तो घर्षण की वजह से ये इसके साथ इधर, इसमें तनाव उत्पन्न होगा, तो ये इधर गति करने लगेगा और ये वाला पार्ट इधर गति करने लगेगा। तो देखो यहां से जो मैग्मा ऊपर की ओर उठा, जो गर्म पदार्थ ऊपर उठा, उसने यहाँ पर तनाव उत्पन्न किया, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। जब ऐसे होगा तो ये बीच में यहाँ पर ऐसे दरारें उत्पन्न हो जाएंगी। और जब ये मैग्मा इधर जा रहा है तो धीरे धीरे ये ठंडा होगा। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये भारी हो जाता है, तो नीचे बैठ जाता है और फिर से वापस वहीं पहुंच जाएगा और फिर से ये क्या करेगा, ऊपर आएगा। तो इस तरह से ये कन्वेक्शन करंट चलती जाती है। लेकिन इस क्रम में देखो, वो इस प्लेट में क्या कर रही है, इसे तनाव उत्पन्न कर रही है, इसको यहाँ से एक दूसरे से दूर खींच रही है। और जब ऐसे एक दूसरे को यहाँ से दूर खींचेंगी तो यहाँ पर बीच में क्या बन जाएगा, एक गैप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब ये एक प्लेट ना होकर 2 प्लेट बन गई, ये P1 बन गई और ये P2 बन गई। तो यहाँ पर प्लेट क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। एक ही प्लेट अब 2 भागों में टूट गई, ये एक प्लेट बन गई, ये दूसरी प्लेट बन गई। और इसे कहते हैं अपसरण। इसे क्या बोला जाता है, अपसरण या डाइवर्जेंस, दूर जाना। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि मान लो कि यहाँ पर एक प्लेट और थी, इस जगह पर, यहाँ पर एक प्लेट और थी, और यहाँ पर जो कन्वेक्शन करंट चल रही थी वो इस तरह से थी, यहाँ पर यूं, यहाँ से कन्वेक्शन करंट चल रही थी। अब देखो ये इस तरह से कन्वेक्शन करंट चल रही है, तो ये अब क्या करेगी, ये अपने साथ इस प्लेट को इस तरफ लेके आएगी। तो यहाँ पर मान लो इस प्लेट का नाम मैंने दे दिया P3, तो यहाँ पर ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो इसे कहते हैं अभिसरण। मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे से टकरा रही है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अभिसरण, कन्वर्जेंस। और ये क्या है, डाइवर्जेंस, मतलब यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, लेकिन वो किसकी वजह से रहा है, यहाँ पर ये क्या है, संवहनीय धाराओं के कारण। वो सब चल का रहा है, दुर्बलता मंडल में या मेंटल में चल रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। तो इस प्रोसेस से प्लेट या तो एक दूसरे के पास भी आ सकती हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? तो थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया आप लोगों को कि अपसरण क्या है, अभिसरण क्या है, कैसे प्लेट एक दूसरे की तरफ गति करती हैं। डन है? अब देखो, अब वापस से हम किस पर आए, इस वाले पे आते हैं। देखो यहाँ पर ये जो प्लेट आपको नजर आ रही है, देखो ये वाली प्लेट है, ये देखो ये क्या है, ऊपर ऊपर वाला ये लिथोस्फीयर है। इसको मैं लिख सकता हूं, ये क्या है, ये है लिथोस्फीयर, या इसे क्या बोलते हैं, स्थलमंडल। अब देखो यहाँ पर ये कैसा है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट, और ये कैसी है, महासागरीय क्रस्ट।
तो इस प्लेट, ये प्लेट कैसी होगी? ये C प्लस हो, C का मतलब कॉन्टिनेंटल और O का मतलब ओशियनिक। अगर मैं कहूँ ये कैसी प्लेट है तो उसको बताना पड़ेगा कि ये महाद्वीपीय क्रस्ट है या महासागरीय क्रस्ट है या दोनों है इस पर। तो इस पर दोनों है। हो सकता है कि क्या हो, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे के पूरे पर क्या हो, इस तरह से हो सकता है कि ये पूरा का पूरा ही क्या हो, पूरा का पूरा ही महाद्वीपीय क्रस्ट हो, महाद्वीपीय क्रस्ट हो। और उसके नीचे वाला ये वाला पार्ट आपका हो गया अपर मोस्ट, सबसे ऊपरी पार्ट मेंटल का, मेंटल। और ये पूरा की पूरी क्या हो गई, इसे हम बोल दिया प्लेट। लेकिन ये प्लेट कैसी है, इसके ऊपर क्रस्ट कैसी है, सारी की सारी महाद्वीपीय क्रस्ट है, तो हम इसे बोलेंगे ये कैसी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। और इसके नीचे वाले पार्ट में आपका आ जाएगा यहां पर दुर्बलता मंडल। ये हो सकता है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी की पूरी कैसी प्लेट हो, इसके ऊपर पूरा का पूरा इस तरह से हो, इसके ऊपर ओशियनिक क्रस्ट हो, इसके नीचे ये वाला पार्ट जो हो गया, ये हो गया अपर मोस्ट मेंटल, और इसके नीचे वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका दुर्बलता मंडल। और इसके ऊपरी भाग में आपके पानी है, ये ओशन है। तो इस प्लेट को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो ये प्लेट है इसे हम बोलेंगे ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट। तो हो सकता है कि प्लेट कैसी हो, महासागरीय, अगर उसके ऊपर महासागरीय क्रस्ट है। हो सकता है प्लेट कैसी हो, महाद्वीपीय, क्योंकि उसके ऊपर महाद्वीप है। और हो सकता है कि दोनों हो, कि प्लेट का एक भाग में महासागरीय भाग हो और एक भाग में क्या हो, महाद्वीपीय हो। तो ऐसी भी प्लेट हो सकती है, ऐसी भी प्लेट हो सकती है, ऐसी भी प्लेट हो सकती है। डन है, क्लियर है? हाँ, जो इथोपिया में है वो अपसरण का उदाहरण है। ऋषभ बता रहे हैं कि सर ये वही, हाँ, जो इथोपिया में हुआ है वो अपसरण का उदाहरण है। वहां पर एक तरफ सोमालियन प्लेट है, एक तरफ अफ्रीकन प्लेट है, एक तरफ ऊपर की ओर अरेबियन प्लेट है, वो सब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तीनों प्लेट। इसकी वजह से वहां पर मैग्मा सतह पर आ जाता है, ज्वालामुखी क्रिया हो जाती है, जो अभी हुई थी। और ट्रिपल जंक्शन है, वहां पर तीन प्लेट आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं अफ्रीका वाले पार्ट में। यहाँ पर रिफ्ट वैली है, देखो इस वाले पार्ट में, यहाँ पर ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर यूं जाओगे तो यूं है, देखो यूं यहाँ पर। तो इस वाले पार्ट में यहाँ पर रिफ्ट वैली है, तो ये अरेबियन प्लेट इधर जा रही है, यहाँ पर ये सोमालियन प्लेट इधर जा रही है, और ये अफ्रीकन प्लेट इधर जा रही है। तो इस जगह पर यहाँ पर हुआ था वो ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। तो हो क्या रहा है वहां पर डाइवर्जन हो रहा है। देखो ये वाला पार्ट हो रहा है यहाँ पर, ये वाला। वहां पर ऐसे प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो नीचे वाला ये मैग्मा क्या करेगा, यहाँ से ऐसे बाहर आएगा और आकर ज्वालामुखी विस्फोट कर देगा। अगर मैग्मा पतला होगा तो आराम से फैल जाएगा, ज्यादा विस्फोट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैग्मा गाढ़ा हुआ, तो अगर गाढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा विस्फोट करेगा, क्योंकि उसके अंदर गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, उसमें से निकल नहीं पाएंगी। तो गैसेस उसके अंदर ही फंसी रहती हैं मैग्मा के। लेकिन जब वो सरफेस पर आता है, जब एकदम से क्या करता है, बाहर आता है तो फटता है, तब जाकर वो विस्फोट कर देता है। लेकिन अगर पतला मैग्मा होता तो विस्फोट नहीं करता। मैग्मा गाढ़ा था, इसी वजह से विस्फोट हुआ था वहां पर, ठीक है। ये मेंस है, अभी बताऊंगा उसको, मैं अलग से बताऊंगा अफ्रीका वाले को। पहले अभी इंडिया वाला देख ले, फिर अफ्रीका वाले को बताता हूं, ठीक है। अफ्रीका वाला बता दूंगा, घबराओ नहीं। क्लियर हुआ यहां तक? देखो कुछ चीजें हैं जो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके मेंस में
कि प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को समझाएं। अभी मैं कहता हूं जब तक आपको समझ में नहीं आएगा चीजें, आप समझोगे नहीं, तो रटने से कुछ नहीं होने वाला। काफी पुराना क्वेश्चन हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। तो उसमें पूछा प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को समझाएं। तो आपको समझाना होगा कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से हिमालय की उत्पत्ति हुई, उसकी फेजेस को समझाना होगा। अगर किसी को जो प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बताओ कि कहां प्रॉब्लम हुई है, कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे ये भी बताया करो कि सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, वरना मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको ये बात क्या नहीं समझ में आया। टॉपिक तो बहुत बड़ा होता है। थोड़ा बहुत इसीलिए कहा था कि थोड़ा बहुत क्या करना है आपको, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को पढ़ के आना है। ये सब चीजें क्या है, थोड़ी बहुत आपको पढ़ के आनी है कि आपको थोड़ा पता हो कि अपसरण क्या है, आपको पता हो कि अभिसरण क्या है, थोड़ा पता हो कि प्लेट क्या है। इसीलिए कहा था थोड़ा सा एनसीईआरटी को क्या करो, पढ़ के आओ। फिर भी मैंने आपको देखो यही बताया यहाँ पर कि देखो सबसे इससे बेसिक क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्रस्ट मेंटल कोर क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को। फिर मैंने बताया किस भाग को हम प्लेट कहते हैं। तो मैंने बताया कि जो क्रस्ट और जो मेंटल का जो 100 किलोमीटर का जो ऊपरी ऊपरी भाग है, जो रिजिड होता है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, और इसी के टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं। और इसके नीचे क्या है, दुर्बलता मंडल है, जो अर्धगलित अवस्था में या प्लास्टिक अवस्था में, इसके ऊपर ये ऐसे तैर रही है। तैर क्यों रही है, ये वाला डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया। देखो ये रहा, यहाँ पर ये रहा आपका ऊपरी भाग क्रस्ट का, इसके नीचे ये अपर मोस्ट मेंटल का, नीचे ये रहा दुर्बलता मंडल। अब ये जो है ये पूरा का पूरा रिजिड है, सॉलिड है, और ये किस पर तैर रहा है, इस अर्धगलित अवस्था के ऊपर, ग्रीस की तरह है ये, इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे गति कर रहा है यूं। अब गति कर क्यों रहा है, फिर मैंने आपको समझाया। और इसमें भी मैंने समझाया कि अगर ऊपर महाद्वीपीय क्रस्ट है और महासागरीय क्रस्ट है तो इसको बोलेंगे ये महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है, दोनों है। अगर इसके ऊपर सिर्फ महाद्वीपीय क्रस्ट है तो हम बोलेंगे कि ये महाद्वीपीय प्लेट है। अगर ऊपर सिर्फ और सिर्फ ओशनिक क्रस्ट है, ओशन वाला पार्ट है, तो इसे बोलेंगे महासागरीय प्लेट है। और इसके बाद देखो फिर मैंने बताया कि गति करते कैसे हैं, क्यों करते हैं। तो मैंने बताया कि इसके अंदर संवहनीय धाराएं चलती हैं। आप जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाओगे तापमान बढ़ता जाएगा, और ऊपर की ओर यहाँ पर तापमान कम है। तो इस तापमान के अंतर को पूरा करने के लिए यहाँ से यहाँ पर जो ये अर्धगलित पदार्थ है वो ऐसे धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करेगा। जब ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो इस प्लेट से टकराएगा, टकरा के ये मुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो जब ये इधर मुड़ेगा तो ये अपने साथ इस प्लेट को इधर खींचेगा और इधर खींचेगा, इससे तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अब जब तनाव उत्पन्न हो गया तो यहाँ पर दरार बन जाएगी। अब दरारों के माध्यम से मैग्मा बाहर आ जाएगा, और ये दूर हट रही है यहाँ पर प्लेट, ये प्लेट इधर गई, ये प्लेट इधर गई, तो इसे हमने क्या बोला, इसे अपसरण का, डाइवर्जेंस हो रहा है, दूर हो रही है। और इसी तरह फिर मैंने यहाँ समझाया कि हो सकता है कि कन्वेक्शन करंट इस तरह से चल रही हो कि ये प्लेट एक दूसरे की ओर जाए। देखो यहाँ पर ये इधर से चल रही है कन्वेक्शन करंट, और ये इधर से, और ये प्लेट क्या कर रही है, अब एक दूसरे की ओर आ रही है। इसे हम क्या बोलेंगे, अभिसरण। जब एक दूसरे के पास आती है तो उसे हम बोलते हैं अभिसरण। और आपको मैंने रीजन समझाया क्या है, कि संवहनीय धारा या कन्वेक्शन करंट। हाँ, मैं ड्रॉ करने के लिए समय दूंगा, ठीक है। महासागरीय प्लेट का मतलब क्या, जहां पर ऊपर महासागर होगा और उसके नीचे जो महासागरीय क्रस्ट होगी, तब उसे हम महासागरीय प्लेट कह देंगे। अगर ऊपर महाद्वीप ही महाद्वीप है तो उसे हम महाद्वीपीय प्लेट कह देंगे। जैसे देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट में जब मैंने यहाँ पर बताया, देखो ये कि यहाँ पर अगर ये इंडिया क्या है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो अगर ये वाला पार्ट होगा तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, सी है, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई। यहाँ पर ये सी है, ये सी है, ये यूरेशिया क्या है, कॉन्टिनेंटल है, कैसी प्लेट है, सी हो गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये अफ्रीका इस वाले पार्ट में, ये मेन पार्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल है, समझा। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, तो जो प्रशांत महासागर है उसके नीचे जो प्रशांत महासागर के नीचे क्रस्ट मिलेगी वो महासागरीय क्रस्ट होगी। तो अगर मैं कहूं प्रशांत महासागरीय प्लेट, तो वो पूरी की पूरी महासागरीय प्लेट है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, ओशन है, और नीचे उसके महासागरीय क्रस्ट है। ये वाली कंडीशन है, देखो यहां पर ये वाली कंडीशन है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक
जो प्लेट होगी वो पूरी की पूरी क्या होगी, ओशैनिक प्लेट होगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रशांत महासागर है, वहां पर कोई लैंड नहीं है, कॉन्टिनेंट नहीं है। तो जब कॉन्टिनेंट नहीं है तो उस प्लेट को क्या बोलेंगे, ओशैनिक। अगर सिर्फ कॉन्टिनेंट होता, जैसे इंडिया कॉन्टिनेंट है, यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल है, तो वो क्या है, महाद्वीप वाला पार्ट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, देखो महाद्वीपीय क्रस्ट उस पर मिल रही है, कैसी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट। लेकिन ज्यादातर प्लेट क्या होती है, ऐसी होती है, उनका कुछ भाग कॉन्टिनेंटल होता है और कुछ भाग उनका ओशियानिक होता है, मिक्स होती है, C+O होती है। एक भाग उसका क्या होगा, महाद्वीपीय होगा, एक भाग उसका महासागरीय होगा, अभी समझाऊंगा उसको। हाँ, जब दूर जाती हैं तो अपसरण, जब पास आती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसरण कहते हैं। क्लियर हुई बात? प्रीलिम्स का भी कराऊंगा, जब मेंस पढ़ा रहा हूं तो उसकी चिंता करो, प्रीलिम्स तो मैं करा ही दूंगा। प्रीलिम्स में क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता है। प्रीलिम्स में क्या समझाना है, प्रीलिम्स में ज्यादातर फैक्चुअल चीजें हैं, ये दर्रा कहाँ है, ये पीक कहाँ है, ये सभी तो पढ़ना है उस पे, उसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, वो तो कोई भी खड़ा होकर बता देगा। आप लोग ये चीज समझने आए हो, ये मेन जो मेन कोर है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला, प्रीलिम्स पास करके भी क्या होगा, तो हम उसको एक अलग पार्ट में करेंगे। इस मेंस को समझते हैं, फिर दूसरा सेक्शन हम लेंगे, वो प्रीलिम्स वाला होगा, उसमें पूरी मैपिंग कराऊंगा। देखो ये वाला जो आप कह रहे थे, ये देखो ये रहा, घबराओ नहीं, सब कुछ कराऊंगा। देखो ये दिख रहा है, ये पार्ट सारा का सारा आपका प्रीलिम्स का, ये पीपीटी वाला पार्ट है, ये देखो ये रहा, ये सारा प्रीलिम्स का है। ये कितने देशों के साथ सीमा लगती है, कहाँ से क्या है, जल संधियां क्या है, ये सब का सब प्रीलिम्स वाला पार्ट है, ये प्रीलिम्स वाले में देखेंगे, तो ये भी कराऊंगा। लेकिन मेरा मेन फोकस रहता है कि आपको कंसेप्चुअली मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं। मेंस आपका होना चाहिए, प्रीलिम्स निकल जाए तो उसके बाद रुको नहीं, मेंस से वापस लौट के ना आओ। मेंटल प्लूम की बात हम उसमें करेंगे, जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वहां पर मेंटल प्लूम बताऊंगा। मैंने बताया भी है, जो पहले पढ़ चुके होंगे, कई स्टूडेंट हैं मेरे जो, उनको पता होगा मेंटल प्लूम पढ़ाया था। कोर मेंटल बाउंड्री से आती है, कन्वेक्शन करंट बड़े एरिया में होती है, और जो मेंटल प्लूम होती हैं वो बहुत गहराई से आती हैं, वो दुर्बलता मंडल से नहीं आती हैं, वो कोर मेंटल बाउंड्री से आती है। यहाँ से जो मेंटल प्लूम होता है वो यहाँ से आता है, ये यहाँ से कोर मेंटल बाउंड्री यहाँ से उठता है ऐसे ऊपर की ओर। हॉटस्पॉट जिसे मैंने समझाया था, हॉटस्पॉट वोल्केनिक एक्टिविटी में समझाया था कि हॉटस्पॉट ज्वालामुखी क्रिया क्या है, उसमें वो बताया था मैंने। ठीक है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स पे हम जब आएंगे तब बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ मोटा मोटा इतना मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरह से ये सब होता है। ठीक है, चले आगे। तो एक काम करो, ये वाले पार्ट को बनाना शुरू करो, यहां से लिखना शुरू करो, और इन डायग्राम्स को जल्दी से बना लो, ये वाले पार्ट्स को, कि आपको समझने के लिए ये काम आएगा। फिर आगे अब हिमालय की उत्पत्ति को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से लिखना शुरू करो। कोई बात नहीं, आज हिमालय की उत्पत्ति को पढ़े, पहले हिमालय बता रहा हूं, हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ो, फिर फैक्चुअल पढ़ेंगे। पहले हिमालय की उत्पत्ति देखेंगे, फिर हम उसका फैक्चुअल पढ़ लेंगे। ठीक है, घबरा क्यों रहे हो, सब पढ़ा दूंगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये हो गया, तो इससे आगे चलिए, अब इसको बना लीजिए।
अब आप ज्योग्राफी में है, आप लोगों को लगता होगा कि ज्योग्राफी बस यही है कि दर्रा कहाँ है, पर्वत कहाँ है, चोटी कहाँ है, कोई नेशनल पार्क कहाँ है, कोई नदी कहाँ है। ये है कोर ज्योग्राफी। ये हो गया, अब आगे चलें। अब इसको बना लो। अनीता बच्चे, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या होगा, वो आपको वहीं से पूछना पड़ेगा कि क्या रहेगा, कैसे होगा। ये बना लिए सबने? ये बना लो अब जल्दी से। देखते हैं, मंडे से फाइनल होगा टाइमिंग का। हिमालय की उत्पत्ति इसलिए पढ़ा रहा हूँ पहले कि आपको पहले पता हो कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे, हिमालय बना कैसे, कौन कौन सी इसमें रेंज है, फिर इसकी मैपिंग पढ़ने में मजा आएगा। हिमालय है क्या पहले पता तो लगे कि हिमालय बना कैसे है, क्या विशेषताएं हैं उसकी। फिर उसकी जब मैपिंग पढ़ेंगे तो वो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वाला, ये तो नॉर्मल है क्रस्ट मेंटल। ये वाला बनाओ डायग्राम, ये वाला जरूरी है, ये बनाइए। वो पिछले वाला रहने दीजिए, ये वाला मत बनाओ, ये वाला बनाओ। एक ये लिख लिया। अब इसको हटा दूं, आगे बढ़ा दूं। अब इससे आगे वाला बना दे रहा हूं, इसको बना लीजिए। अभी होगा, बस साथ साथ ही, ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद होगा, आज ही होगा। साथ साथ चलेगा। हिमालय आज होगा तो हिमालय का मैपिंग भी आज हो जाएगा। आगे बढ़े, ये भी बन गया होगा। कोई बात नहीं, जिनका रह गया उनको पीपीटी मिलेगा, ये वाला बोर्ड पीपीटी तो आपको मिलेगा ना, पीडीएफ वाला, तो वहां से देख के बना लेना अगर किसी का कुछ रह जाए तो।
हाँ, उससे कर लेना, ये अपलोड कर देंगे, ये अपलोड होगा, वहां से आप बना लेना आराम से। घबराओ नहीं, बस समझो, कंसेप्ट समझो कि चल क्या रहा है, हमें कंसेप्ट समझना है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रहा है, मैंने पहले ही बताया था, मेंस का क्वेश्चन देखो ना, उसने क्या पूछा, प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को समझाइए। अब आपको प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं आएगी तो कैसे समझेंगे आप? तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। ठीक, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इतनी बात हो गई। अब देखो कुछ चीजें और देखते हैं। देखो अब अगर दो प्लेट आपस में क्या कर रही है, अभिसरण कर रही है, तो उससे क्या होगा, है ना। दो प्लेट आपस में ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रही है यूं, इसे हमने बोला था अभिसरण। और प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसे हमने बोला था अपसरण। और अगर क्या हो, दो प्लेट ऐसे एक दूसरे की ओर आ रही हैं, अभिसरण हो रहा है, तो क्या होगा, तो भारी प्लेट क्या करेगी, हल्की प्लेट के नीचे ऐसे सबदक्त हो जाएगी, उसके नीचे डूब जाएगी। इसे बोलते हैं क्षेपण। याद रखना, शब्दों को जरूर याद रखना है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनको इसी रूप में यूज करना है। कि मान लो ये जो दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इसको ये मत लिख लेना प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है, इसको लिखना दो प्लेट अभिसरित हो रही है। और जब दो प्लेट अभिसरित होती है तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है, जो नीचे प्रवेश करती है उसको वर्ड ज्योग्राफी में क्या बोला जाता है, क्षेपण। तो ये प्लेट, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसके नीचे क्षेपित हो जाएगी। अब दो तरह की प्लेट होती है, एक ओशियानिक प्लेट बताया था, अभी मैंने एक कॉन्टिनेंटल प्लेट भी आपको बता के हटा हूं, हाँ या ना। तो देखो अब क्या होगा कि मान लो कि ये एक ओशियानिक प्लेट है, ये एक ओशियानिक प्लेट है, और इधर सामने भी एक ओशियानिक प्लेट है यूं, ये भी ओशियानिक क्रस्ट है, तो ये भी ओशियानिक प्लेट है। अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रही हैं। अब हमें बहुत लंबा चौड़ा मैटर नहीं बनाना है, पूरा हर बार नहीं बनाना, वो बस समझाने के लिए बनाया था। अब हमें बस ये प्लेट बना लेनी है। तो मान लो कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है यूं, और इनमें से ये वाली भारी प्लेट थी, तो ये जो भारी प्लेट है वो क्या करेगी, अब हल्की प्लेट के नीचे से सबडक्ट हो जाएगी यूं। लेकिन दोनों कैसी प्लेट है, ओशियानिक प्लेट है, दोनों की दोनों क्या है, ओशियानिक है, महासागरीय प्लेट है। तो महासागरीय प्लेट है तो ये यूं हुआ, और ये इस तरह से यहां पर यूं। इसे बोलते हैं, ये हुआ क्षेपण। क्या हो गया, क्षेपण। इस महासागरीय प्लेट का इसके नीचे क्षेपण हो गया, दूसरी महासागरीय प्लेट के नीचे। अब देखो, जब ये प्लेट ऐसे इसके नीचे ऐसे प्रवेश कर गई, क्षेपित हो गई, इसके नीचे सबडक्ट हो गई, तो यहां जब जाएगी तो यहां पर मैंने बताया था कि तापमान ज्यादा है, थोड़ी देर पहले ही बताया था जब कन्वेक्शन करंट चलाई थी। तो जब यहां पर ये प्लेट पहुंचेगी जहां यहां तापमान ज्यादा है, तो ये प्लेट पिघल जाएगी, और जब ये पिघलेगी तो यहां पर मैग्मा का निर्माण होगा। किसका, यहां पर ये पिघल जाएगी, आंशिक रूप से पिघल जाएगी, और इसका मैग्मा का निर्माण होगा, मैग्मा निर्माण। और फिर यहां से ये मैग्मा यहां से ऊपर की ओर ऐसे गति करेगा, और यहां पर एक ज्वालामुखी क्रिया होगी, और इससे एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाएगा। इससे क्या बनेगा, एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। ठीक, लेकिन यहां पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा तो ये पूरा का पूरा क्या था, ओशन था। ये पूरा का पूरा यहां पर क्या था, ये ओशन था। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, एक तरह से द्वीप बन जाएंगे। मोटा मोटा बता रहा हूं, साधारण जो सबसे सिंपल है, पूरा तो प्लेट टेक्टोनिक्स में देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, ये ओशियानिक प्लेट थी, यह भी ओशियानिक प्लेट थी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, अर्थात इनका अभिसरण हो रहा था। तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे ऐसे सबडक्ट हो गई, और जब यहाँ पहुंची तो ये पिघली, पिघलने के बाद यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हो गई, और इससे
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो गया। तो ये कौन सी प्लेट है, ये ओशियानिक है, और यहाँ पर ये भी क्या है, ओशियानिक प्लेट है। दोनों आपस में अभिसरित हो रही है। अभिसरित हुई तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो गई। यहाँ पर तापमान ज्यादा है, ये पिघल गई। पिघलने से मैग्मा बना, और मैग्मा क्या करेगा, ऊपर की ओर उठेगा और इस प्लेट को तोड़ते हुए सतह पर मैग्मा आ जाएगा, जिसे हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। और इस ज्वालामुखी क्रिया से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होगा, और ये ओशन के अंदर बनेंगे तो इनसे द्वीप समूहों का निर्माण होता है। जैसे आपने जापान सुना होगा, ताइवान सुना होगा, ये सब। ठीक है, तो ये इस तरह का एक प्रोसेस होता है। तो ये कौन सा अभिसरण हुआ, इसको बोलते हैं महासागरीय अभिसरण, और इंग्लिश में बोलते हैं ओशैनिक कन्वर्जेंस। तो ये तो एक हुआ, इन सबका हम यूज करेंगे अभी हिमालय में। दूसरा नंबर देखो, दूसरा होगा महासागरीय महाद्वीपीय। अभिसरण, इसे बोलते हैं ONC। O का मतलब ओशियानिक, C का मतलब कॉन्टिनेंटल। ठीक है, चलो आओ आगे। देखो, ज्योग्राफी एक अलग ही डायमेंशन में चलता है। ज्योग्राफी एक अलग डायमेंशन में चलता है। ठीक है, ज्योग्राफी आधा साइंस है, तो आधा जियोलॉजी का पार्ट हो जाता है। ये किसका पार्ट है, आधा जियोलॉजी का पार्ट है। तो इसमें कई सारे कंसेप्ट एक दूसरे के साथ आते हैं। देखो, पढ़ना तो हम लोगों को पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पहले ही बताया था, PYQ के आधार पर हमें पढ़ना पड़ता है। तो शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग वे है, लेकिन समय लगता है। धीरे धीरे हो जाएगा, चीजें धीरे धीरे होती है, समझ में आएंगी, आ जाएंगी। तो कोशिश करो थोड़ा थोड़ा समझने की इसको, कि देखो अभी और आगे पढ़ेंगे। अभी जब हम हिमालय तक पहुंचा ही नहीं हो, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, उसका बेसिक ही बना रहे हैं कि कितने तरह का अभिसरण होता है, प्लेट क्या है, कैसे प्लेट गति कर रही है, प्लेटों का अभिसरण कैसे होता है, कितने तरह का अभिसरण होता है। फिर हम हिमालय पर पहुंचेंगे। तो आओ थोड़ा थोड़ा देखते हैं आगे। और अब आता है महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण। देखो कैसे होगा, यहाँ पर दो प्लेट बनेंगी। एक हो गया ये ओशियानिक क्रस्ट, और दूसरी प्लेट होती है यहाँ पर आपकी महाद्वीपीय प्लेट। और महाद्वीपीय प्लेट हमेशा थोड़ी क्या होती है, इसकी तुलना में ऐसे मोटी होती है। इसकी महाद्वीपीय जो क्रस्ट होती है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है, और ये ओशियानिक क्रस्ट पतली होती है। तो जब ये आपस में अभिसरित होंगे तो हमेशा याद रखना, जो महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है, कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होती है ये हल्की होती है, क्योंकि ये ग्रेनाइट की बनी होती है, और ग्रेनाइट हल्का होता है। और ये ओशियानिक क्रस्ट है, ये बनी होती है बेसाल्ट की, और ये होता है भारी। तो ये प्लेट अब क्या करेगी, ये प्लेट इसके नीचे से सबडक्ट हो जाएगी। और ये जो ओशियानिक प्लेट है, ये अब क्या होगा, ये यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर तापमान ज्यादा, फिर से मैग्मा का निर्माण होगा, और ये मैग्मा ऊपर उठेगा और यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होगी। तो यहाँ पर बनेंगे ज्वालामुखी
पर्वत। लेकिन बनेंगे कहां पर? देखो ये क्या है? कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। ये महाद्वीपीय क्रस्ट है, तो महाद्वीप पर ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। लेकिन दूसरी चीज इसमें देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या, देखो ये महाद्वीप है और ये क्या, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट है, यहाँ पर ओशन है, इस जगह पर ये वाला पार्ट है ओशन है। तो जब ये दो प्लेट यहाँ पर आ रही हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अवसाद होते हैं। नदियां जो होती हैं, महाद्वीपों से जो नदियां आ रही होती हैं, वो नदियां यहाँ पर बहुत सारे अवसाद लाती हैं। तो ये अवसाद यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। ये महाद्वीप है, यहाँ पर महासागर है, तो इस महाद्वीप से बहुत सारी नदियां यहाँ पर अवसाद भी लेके आती है। जैसे हमारी गंगा लेके जा रही है, ब्रह्मपुत्र लेके जा रही है, तो ये नदियां यहाँ पर अवसादों को जब लाती हैं, तो अब ये अवसाद जब इन दो प्लेट के बीच में आएंगे तो ये भी ऊपर की ओर उठने लगेंगे, और इनके ऊपर उठने से भी ऐसे पर्वतों का निर्माण होगा जिन्हें हम कहते हैं वलित पर्वत। इन्हें कहते हैं वलित पर्वत। और इनका निर्माण कैसे हुआ? इन अवसादों में वलन पड़ने से। देखो इधर से एक प्लेट आ रही है, इधर से एक प्लेट आ रही है, बीच में जो अवसाद है वो धीरे धीरे क्या होंगे, ऐसे ऊपर की ओर ऐसे उठते चले जाएंगे, और इनसे इन वलित पर्वतों का निर्माण होगा। जैसे हमारे हिमालय, अब हम हिमालय पे पहुंचेंगे, तो हिमालय कैसा है? ऐसा वलित पर्वत है जो अवसादों के वलन से बना है। हिमालय पर आ रहे हैं, हिमालय में ये दो पार्ट आएंगे। हिमालय में इसलिए प्लेट टेक्टोनिक्स पे जा रहे हैं कि हिमालय में एक तो ये पढ़ाना है मुझे आपको, और एक ये पढ़ाना है, इसलिए प्लेट टेक्टोनिक्स पे हम थोड़ा गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए। तो ये वाला फेज और ये वाला फेज वहां पर हमें यूज करना है, पहले वाला ये महासागरीय महाद्वीपीय वाला, और इसके बाद महाद्वीपीय आएगा। तो ये फेज हमें वहां पर यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आप लोगों को। तो याद रखना, जब ओशैनिक और कॉन्टिनेंटल अभिसरण होता है तो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम हिमालय की, कि हिमालय में क्या हुआ। तो अब आओ हिमालय की उत्पत्ति पर। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति की अगर बात करोगे तो हिमालय की उत्पत्ति किसी एक फेज में नहीं हुई है, एक ही बार में नहीं हो गई है। अलग अलग अवस्थाओं में हिमालय का निर्माण हुआ। पहले एक रेंज का निर्माण हुआ, फिर दूसरी रेंज का निर्माण हुआ, फिर तीसरी रेंज का निर्माण हुआ, अलग अलग कालों में उसका निर्माण हुआ है। तो हिमालय की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था वहां से। तो अब देख लो, देखो यहाँ पर ये अफ्रीका है और यहाँ पर देखो ये इंडिया है। तो अफ्रीका के साथ इंडिया इस तरह से जुड़ा हुआ था, लेकिन याद रखना ये इंडिया का ये वाला पार्ट है, ये तो है कॉन्टिनेंटल, ये सी है, सी का मतलब कॉन्टिनेंटल। जो इंडिया का मुख्य भाग है ये कॉन्टिनेंटल है। लेकिन ये जो प्लेट थी, इसका जो अगला भाग था, ये प्लेट यहाँ तक नहीं थी, ये प्लेट काफी आगे तक थी, यूं इस तरह से। तो इसका जो अगला भाग था वो ओशैनिक था। जो इसका ये वाला भाग है, ये राइट साइड वाला, ये भी क्या है? ओशैनिक है। तो ये जो प्लेट थी ये क्या थी? कॉन्टिनेंटल प्लस ओशैनिक थी। अगर हम इंडियन प्लेट की बात करें, ये कौन सी प्लेट है? ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट। तो ये जो इंडियन प्लेट थी ये क्या थी? कॉन्टिनेंटल भी है और ओशैनिक भी है। इसका जो अगला पार्ट था वो ओशैनिक था और इसका जो पिछला भाग था वो कॉन्टिनेंटल था, महाद्वीपीय था। और ये इस रूप में यहां से ऊपर की ओर ऐसे ट्रेवल करना इसने स्टार्ट किया यूं। तो जब ये यहां पहुंचेगी
तो लेकिन इसका ये पार्ट ओशियनिक है, ये पार्ट ओशियनिक है और इसका मेन पार्ट कॉन्टिनेंटल है। और फिर जब ये यहां पहुंचेगी तो यहां पर भी इसका, अगर आप जाओगे पहले तो यहां पर देखो यहां पर जाकर पहले कौन सा पार्ट टकराया, ओशियनिक पार्ट टकराया, और यहां पर क्या है, ये कॉन्टिनेंटल है। तो पहले फेज में यहां पर फर्स्ट फेज में यहां पर ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल टक्कर हुई। इसका जो ओशियनिक भाग था अगला, वो इस कॉन्टिनेंटल पार्ट से जाके टकराया और ये इसके नीचे सबडक्ट हो गया। और जब इसके नीचे ऐसे गया तो ये वाला पार्ट था, देखो ये ओशियनिक है और सामने कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है। और भारतीय प्लेट का जो अगला पार्ट है वो ओशियनिक है, देखो ये वाला, ये ओशियनिक और ये कॉन्टिनेंटल। तो देखो ये रहा कॉन्टिनेंटल और ये रहा ओशियनिक, और ये भारतीय प्लेट ऐसे जाके इसके नीचे सबडक्ट हो गई, क्षेपित हो गई, और ये पिघलती गई और ज्वालामुखी क्रिया होती रही। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये सारे का सारा जो अगला पार्ट था वो इसके नीचे डूब गया। और फिर ये भारत का ये जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, फिर बाद में ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट जाकर इसके साथ टकराया। और फिर दूसरे फेज में, सेकंड फेज में टक्कर जो होती है वो होती है कॉन्टिनेंटल। तो दो फेज में जाकर तक भारत की प्लेट जो हमने शुरू में लिखा था, देखो यहाँ पर ये रहा, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से होता है। तो जब इसका अभिसरण हुआ तो पहले फेज में जो भारत की जो ओशियनिक प्लेट वाला पार्ट था, अगला पार्ट था जो भारतीय प्लेट का, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे ऐसे चला गया और पिघल गया, और उससे ज्वालामुखी क्रिया हुई और उससे बनता है ट्रांस हिमालय। तो ज्वालामुखी क्रिया से काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, इन सब का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, इस प्रोसेस से, ये वाले प्रोसेस से। यहाँ पर ये ओशियनिक प्लेट है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे गई और यहाँ पर ये पिघलाव हुआ और इससे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ जो ट्रांस हिमालय के रूप में हमें नजर आते हैं, जैसे कि काराकोरम, जैसे कि लद्दाख, जैसे कि कैलाश। ये सब ट्रांस हिमालय है, वो ज्वालामुखी पर्वत है। और फिर जाके टक्कर होती है किसकी, कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट की, ये वाला पार्ट। फिर कॉन्टिनेंट वाला पार्ट इसके साथ जाके टकराता है इस तरह से अगले फेज में। और फिर भारतीय प्लेट ऐसे जाके इसके साथ यूं टकराती है। अब जाके ये कॉन्टिनेंटल और ये कॉन्टिनेंटल आपस में प्लेट का अभिसरण होगा और फिर इसमें हिमालय का निर्माण होना शुरू होता है। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय वो अब बनेंगे जब ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जाके टक्कर करेंगे। क्लियर हुआ? तो दो फेजेस में टक्कर होती है इस तरह से। पहले फेज में ओशियनिक गया, दूसरे फेज में कौन आया, कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट महाद्वीप आपस में टकरा देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो? चलो अब देखते हैं अब कैसे निर्माण हुआ, उसको पढ़ाता हूं। देखो कैसे होगा।
अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे ये इसके उपास जा रहा था, जो बीच में एक नया संकरा सागर बना था उसे बोलते हैं टेथी सागर। देखो ये जैसे जैसे इंडियन प्लेट ऊपर की ओर गई तो इनके बीच में ये जो सागरीय पार्ट था वो संकरा होता गया और उसे क्या बोलते थे, टेथी सागर कहा गया था। जो इस डायग्राम में आपको नजर आएगा, देखो इस वाले में, यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है और बीच में टेथी सागर है। और ये देखो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये ओशियानिक क्रस्ट है, ये ओशियानिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और इस वाले पार्ट में देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो, ये कॉन्टिनेंटल और ये ओशियानिक, यहाँ पर भी ये कॉन्टिनेंटल और ये ओशियानिक। तो देखो यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल और ये ओशियानिक और ये यूरेशियन प्लेट है, ये कैसी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब तो ये प्लेट अब क्या करेंगे, इंडियन प्लेट का जो ओशियानिक वाला पार्ट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हुआ, यहाँ पर पिघल के मैग्मा बना और वो जब मैग्मा ऊपर की ओर आया तो ज्वालामुखी क्रिया से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। तो ये कौन सा फेज था आपका, ये फर्स्ट फेज था जिसके अंदर ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये पूरे की पूरी जो ओशियानिक पार्ट है इसका, ये इसके नीचे चलता जाएगा, पिघलता जाएगा और ज्वालामुखी क्रिया होती जाएगी और बचा हुआ मैग्मा यहाँ नीचे दुर्बलता मंडल में मिल जाएगा। और ये दोनों प्लेट अब एक दूसरे की ओर आ रही हैं, टेथी सागर ऐसे संकरा होता जा रहा है और फिर एक समय आएगा कि ये कॉन्टिनेंटल और ये कॉन्टिनेंटल दोनों आपस में आके टकरा जाएंगी। हाँ, टेथी सागर के सबडक्शन से बना है। और ये आपको क्या करना होगा, ये आपको वहां पर जब एग्जाम में आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को लिखना होगा तो ये डायग्राम बनाने होंगे आपको, तभी नंबर आएगा। तो ये सब लिखना है, इसे बोलते हैं क्वालिटी वाला आंसर लिखना। ये सिर्फ यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के अभिसरण से हिमालय का निर्माण हो गया, इससे मार्क्स नहीं आएगा, समझे। इसमें ये सब डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ये बनाएंगे लोग। यहाँ पर दिल्ली में कई मेरे स्टूडेंट हैं जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, वो सब उनका सबका ये बनाया हुआ है, वो लिखेंगे, वो बनाएंगे डायग्राम। तो अपना खुद से कंपटीशन नहीं है। यहाँ दिल्ली में कितने बच्चे तैयारी करते हैं, वो सब लोग मेंस लिखेंगे, उन्होंने सब ये, उनको ये सब आता है, उनके सबके ये नोट्स बने हुए हैं। यहाँ दिल्ली में जो ऑफलाइन बैच लिया है मैंने यहाँ बीपीएससी का ऑडिटोरियम में, उसमें भी ये सब बना हुआ है, वो सब ये सब लोग उनका तैयार है, वो लिखेंगे। कंपटीशन आपका बहुत सारे लोगों से है, खुद से नहीं है। वहां पर अगर क्वालिटी का आंसर नहीं लिखोगे, ये सब डायग्राम नहीं बनाएंगे तो मार्क्स नहीं उठना है। और ज्यादातर बच्चों की यही शिकायत होती है कि सर लिख के तो आया लेकिन नंबर नहीं आया, हुआ नहीं। लिख के तो आए हैं मेंस में, पूरा के पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, लेकिन जितना सोचा था उतना नंबर नहीं आया। क्वालिटी आंसर लिखोगे तभी मार्क्स आएगा, छिछला पढ़ने से नंबर नहीं आने वाला।
और आपका क्वेश्चन का लेवल तो देखो, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। मेंस बहुत मुश्किल है, मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है मेंस, इतना आसान नहीं है मेंस आपका यूपीएससी का। ठीक है, जब दोगे एक दो बार तब आइडिया होगा कि ये क्या हो गया। छिछला पढ़ने से मेंस नहीं होने वाला। ये सब वहां लिखना है, ये मैंने खुद से थोड़ी बनाया, ये है और मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ पिछले, और 10 साल से मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो सब ये बना के आएंगे, तो वो सब लिखेंगे तो जो बेस्ट होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन आपका दूसरे स्टूडेंट्स के साथ है, उनके पास क्या कंटेंट है, आपका बेहतर कंटेंट होगा तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ठीक, तो ये फर्स्ट फेज है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आती जा रही है और ये जो बीच का जो 33 सागर है ये समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जब समाप्त होता जाएगा तो ये दोनों फिर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में आकर टकरा जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये हार्ड लग रहा नहीं है, ये हार्ड है। मनीष जी लिख रहे हैं कि सर हार्ड लग रहा है, हार्ड लग नहीं रहा, ये हार्ड है। कितने लोग हैं जिनको प्लेट टेक्टोनिक्स आता है? कितने लोग हैं? ठीक है, तो बहुत कम होते हैं जिनको ये प्लेट टेक्टोनिक्स आता है। धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बार देखोगे नहीं समझ में आया तो एक बार रिकॉर्डिंग और देखना, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं भी चाहता तो आपको आसान वाले से शुरू कर सकता था ना, कि ये देखो ये पीक यहाँ है, ये पास यहाँ है, ये वहां है। मैंने मुश्किल काम क्यों चुना है? मुझे लोगों से हटके कुछ करना है, हम लोगों को अच्छा आंसर लिखना, मेंस की अच्छे से तैयारी करनी है। प्रीलिम्स तो मैं करा ही दूंगा, प्रीलिम्स भी बहुत अच्छा कराऊंगा, घबराओ नहीं, सब यही हो जाएगा। पीवाईक्यू निकलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं। लेकिन ये जो बात है ये नहीं मिलेगा कहीं, ये कंटेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अच्छा मनीषा कोई बात नहीं, सॉरी, वो बारीक अक्षर होते हैं तो पता नहीं लगता है, नाम पढ़ने में हो जाता है। तो इसको आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और तो अब आता है सेकंड फेज। अब दूसरे फेज में अब कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होगा। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये पहले फेज में ओ एंड ओ था, ओशियानिक। और दूसरे फेज में अब हो जाएगा कॉन्टिनेंटल। अब महाद्वीप और महाद्वीप दोनों आपस में टकराएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ठीक, इस तरह से होगा। अब देखो क्या होगा, यहां पर एक तो इससे पहले वाला देखो, यहां पर ये जो था ये सिर्फ ओशियानिक क्रस्ट अब इतनी सी बची है। देखो यहाँ पर ये प्लेट ऐसे नीचे जा रही थी ओशियानिक वाली, ये ओशियानिक क्रस्ट थी, ये ऐसे नीचे सबदक तो रही थी, तो ये पिघलती जा रही है, इससे ये ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता जा रहा है। ये और आ गया तो धीरे धीरे दोनों पास आएंगे और ओशियानिक क्रस्ट धीरे धीरे पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और ये कॉन्टिनेंट आपस में टकरा जाएंगे। तो देखो ये भी कॉन्टिनेंट और ये भी कॉन्टिनेंट, ये दोनों आपस में आके टकरा गए।
और ये बस इतना सा पार्ट ओशियानिक क्रस्ट का बचा, बाकी सारा का सारा यहाँ पर नीचे दुर्बलता मंडल में डूब गया और ज्वालामुखी क्रिया से यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हो गया। तो ये कहाँ बनेंगे, यहाँ पर आपका जो पहले वाला पार्ट जो था वो यहाँ बना हुआ है इस जगह पर। इसे बोल दिया हमने, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इसको। ये बना आपका ट्रांस हिमालय, डन है। अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा, तो यहाँ पर जो तैथी सागर में यहाँ पर जो अवसाद थे, क्योंकि यहाँ से रिवर्स आ रही थी, नदियां ला रही थी, वो यहाँ पर अवसादों को इकट्ठा कर रही थी। अब इन अवसादों में वलन होगा और इन अवसादों में वलन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बनेगा महान हिमालय। तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या थे, यहाँ पर अवसाद थे, क्या थे, अवसाद थे। तो जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो यहाँ पर जो अवसाद थे तैथी सागर में, उनमें ऐसे वलन पड़ गया और उससे महान हिमालय का निर्माण होता है। तो पहले फेज में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ ज्वालामुखी क्रिया से, फिर इन अवसादों में, और यहाँ की जो क्रस्ट होगी इंडियन प्लेट की वो भी ऊपर की ओर उठेगी। तो दोनों चीजें, यहाँ पर अवसाद भी हैं और ये जो इंडियन प्लेट की क्रस्ट है ये भी ऊपर की ओर मुड़ जाएगी और इससे किसका निर्माण होता है, महान हिमालय का निर्माण होगा। और फिर इसके बाद वाले फेज में ये और आगे टकराएंगी तो यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाएगी जिसका नाम होगा लघु हिमालय। फिर ये आपस में और टकराएंगे तो फिर लास्ट में खड़ा होगा शिवालिक हिमालय। तो अब ये प्लेट लगातार एक दूसरे के पास आती जा रही है और अवसादों में वलन होता जा रहा है, क्रस्ट ऊपर उठती जा रही है और यहाँ पर नई नई श्रृंखलाएं सामने उभर कर आ रही हैं। और ये किससे हो रहा है, ये कॉन्टिनेंट महाद्वीपीय अभिसरण हो रहा है। अब इसके बाद वाले फेज में देखो क्या होगा, अब फिर से यही डायग्राम बनेगा जो अभी हमने बनाया है। ये हो गई आपकी इंडियन प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल है और यहां पर आपकी हो गई यूरेशियन प्लेट। और ये दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे आ रहे हैं और यहां पर हमने अभी बनाया था इस जगह पर आपका ये पहले ही बन गया था फर्स्ट फेज में ट्रांस हिमालय। इस जगह पर अब बनेगा आपका ये हो गया ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। अब इसके दक्षिण में देखो, यहाँ हिमालय से आने वाली नदियां अब धीरे धीरे क्या करेंगी, ये यहाँ पर अवसादों को जमा करेंगी। यहाँ से जो नदियां आ रही हैं ये, और इधर से जो नदियां आ रही हैं, तो यहाँ पर ऐसे अवसादों का जमा होता चला जाएगा। अब इन अवसादों में फिर से वलन पड़ने से यहाँ पर इस जगह पर होगा लघु हिमालय का निर्माण। और फिर इसके बाद वाली अवस्था में यहां पर हो जाएगा, इसी जगह पर आगे बना देते हैं, यहां पर इस जगह पर होगा शिवालिक हिमालय। तो देखो पहले फेज में बना ट्रांस हिमालय, दूसरे फेज में बना महान हिमालय, तीसरे फेज में बना लघु हिमालय, चौथे फेज में बनेगा शिवालिक हिमालय।
लेकिन हो क्या रहा है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे की ओर अभिसरित हो रही हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, और उसी की वजह से इसका क्या हो रहा है, हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो याद रखना, अगर सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि कौन सी दो प्लेट के अभिसरण से हो रहा है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। कैसी हैं दोनों की दोनों, ये भी कैसी है, महाद्वीपीय प्लेट है, और ये भी कैसी है, महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट है। उन दोनों का क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है महाद्वीपीय प्लेटों का, और उससे निर्माण हो रहा है हिमालय का। और देखो, अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि अब आप, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये प्लेट और नीचे क्यों नहीं जा रही है, अब ज्वालामुखी क्रिया क्यों नहीं हो रही है। तो देखो, ये प्लेट महाद्वीपीय है और ये भी प्लेट महाद्वीपीय है, दोनों ग्रेनाइट की। मैंने बताया था कि महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है, महासागरीय प्लेट भारी होती है। तो जब तक महासागरीय प्लेट थी वो तो इसके नीचे जा रही थी, डूब रही थी, पिघल रही थी और ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी। लेकिन अब ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये हल्की होती है। अब ये हल्की होती है तो ये ज्यादा गहराई तक जाएगी नहीं, बस ये यहाँ पर अब इसके नीचे नीचे से जाएगी, सीधी गहराई में नहीं जाएगी, जहां पर तापमान ज्यादा है दुर्बलता मंडल में जाके पिघल नहीं पाएगी। इसलिए अब यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है। और होगा क्या, ये जो जहां पर ये दोनों आपस में प्लेट टकरा रही है, इस जगह पर ये दोनों आपस में ऐसे सिल जाते हैं, इसे सचर जोन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सचर। देखो ये दो प्लेट है, दोनों ही क्या है, ग्रेनाइट की हल्की है, तो ये एक दूसरे के अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, ये एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे के अंदर ऐसे फंस जाएंगी, जैसे सिल जाता है कोई चीज। तो यहाँ पर ये दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ सिल गई है, इसे बोलते हैं सचर जोन। इसे क्या बोलते हैं, सचर जोन। इसका नाम है ITSZ, इंडस सैंगपो सचर जोन। ये वाला जोन किस किस के बीच में, ट्रांस हिमालय और महाहिमालय के बीच का वो क्षेत्र जहां पर ये दोनों प्लेट एक दूसरे से मिल रही हैं और एक दूसरे के साथ एक तरह से सिल गई हैं, उस जोन को बोला जाता है ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। और इसी के सहारे इसके ऊपर की ओर देखोगे तो एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है उनके ऊपर और एक तरफ से सिंधु नदी बह रही है, इसीलिए इसका नाम है इंडस सैंगपो सचर जोन। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर इस जगह पर ऊपर की साइड में देखोगे तो यहाँ पर सिंधु नदी बह रही है और ब्रह्मपुत्र नदी है, उसी पर इसका नाम रखा है इंडस सैंगपो सचर जोन। डन है। हाँ, प्लेटों के भार का फर्क पड़ता है। जो भारी प्लेट होती है वही सबडक्ट होती है, हल्की प्लेट नहीं सबडक्ट होती है। भारी होगी वही नीचे सबडक्ट कर जाती है, वही क्षेपित होती है, हल्की प्लेट ऊपर रहती है। अब ये दोनों ग्रेनाइट की हैं, दोनों हल्की हैं, तो ज्यादा गहराई तक क्षेपण नहीं होता, ज्यादा गहराई तक ये प्रवेश नहीं करती है, इसीलिए अब ज्वालामुखी क्रिया नहीं हो रही है। अभी भी भारतीय प्लेट ऐसे यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। देखो ये अभी भी भारतीय प्लेट ऐसे पुश कर रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे ऐसे प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन दोनों हल्की हैं तो ये ज्यादा गहराई तक प्रवेश नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसीलिए देखो अब ये दोनों ऐसे सिले हुए हैं यहाँ पर यूं, अब दोनों एक दूसरे तरफ, ये इधर से धक्का लगा रही है, ये इधर से धक्का लगा रही है, दोनों ऐसे एक दूसरे के ओर प्रेशर लगा रहे हैं। और जब कभी ये प्रेशर रिलीज होता है तो यहाँ पर भूकंप आ जाते हैं। इसीलिए जो हिमालय है वो भूकंप कौन क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भूकंप आते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये दो प्लेट यहाँ पर एक दूसरे पर ऐसे फोर्स लगा रही है, और जब कभी फोर्स ज्यादा होता है चट्टानें ऐसे टूट जाती हैं या फिसल जाती हैं एक दूसरे के सहारे, तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और उससे ये भूकंप आते हैं। इसलिए भूकंप बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है हिमालय वाला। बहुत सारे यहाँ पर भ्रंश हैं, इस तरह की क्या है, जोड़ है यहाँ पर। डन है। तो अब देखो यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति की अगर बात करोगे तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अगर ये डायग्राम आपको आ रहा है तो हिमालय की उत्पत्ति को बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। प्रथम
अवस्था में भारतीय प्लेट का ओशियानिक भाग यूरेशियन प्लेट के महाद्वीपीय भाग के नीचे क्षेपित होता है, जिससे ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। तो पहले फेज में ये लिखेंगे इसी डायग्राम को देख के, फिर आगे लिखेंगे इस प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे तैतीस सागर की जो क्रस्ट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित होकर समाप्त हो जाती है, और उसके बाद भारतीय और यूरेशियन प्लेट के महाद्वीपीय भाग आपस में टकराते हैं, और इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप 33 सागर के अवसादों में वलन पड़ने से महान हिमालय का निर्माण होता है। उसके बाद लघु हिमालय का और फिर शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। तो अगर ये डायग्राम ही आपको अच्छे से अगर आ रहा है ये वाला, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी एक बार मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार आपने अगर समझ लिया तो इसमें आपको सिर्फ लैंग्वेज देनी है, सब कुछ सामने आपके। तो फर्स्ट फेज में क्या हुआ, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ ज्वालामुखी क्रिया से। दूसरे फेज में 33 सागर के अवसादों में और क्रस्ट में उत्थान होने से, वलन होने से महान हिमालय का निर्माण हुआ और टक्कर कॉन्टिनेंटल होने लगी। और तीसरे फेज में लघु हिमालय का निर्माण हुआ। चौथे फेज में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, और इसके आगे का बचा हुआ जो भाग बचेगा वही होगा आपका उत्तर का विशाल मैदान, जो हिमालय शिवालिक के आगे वाले पार्ट में। क्लियर हुई ये बात? अंगारा लैंड वगैरह उसमें पढ़ाऊंगा बच्चे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अभी बस इतना ही देखो कि इसमें क्या है। इंडिया का में हम हिमालय की बात कर रहे हैं, तो हिमालय का निर्माण ऐसे होता है। ये सब आपको वहां पर बना के आना है। ये डायग्राम आपको वहां पर अगर वो पूछेगा प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को समझाए, तो ये सब वहां बनाकर आना है। नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं आने वाला वहां, ठीक है? हाँ मैं बोलूंगा, अभी लिखवाऊंगा, लेकिन पहले आपको समझाऊं कंसेप्ट है क्या। अब इसको लिखेंगे धीरे धीरे और समझेंगे आगे। अब एक काम करो, देखो देखो क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन आया था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। 39वीं बीपीएससी में आया था, 39th बीपीएससी में ये क्वेश्चन था, ठीक है? तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर पीपीटी पे समझा देते। पीपीटी खेलने से कुछ नहीं होने वाला ज्योग्राफी में। ना कभी गुरुजी ने डायग्राम बनाया, ना कभी आप मेरे स्टूडेंट हो, ना आपने कभी बनाया, और फिर एग्जाम में जाके भी बस कुछ नहीं होने वाला। तो गुरुजी ने भी कभी पेन नहीं चलाया और आगे स्टूडेंट जी ने भी कभी पेन नहीं चलाया, दोनों पीपीटी खेलते रहे। ये उस तरह के एग्जाम नहीं है बीपीएससी वगैरह, और खासकर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट जिसमें डायग्राम्स होते हैं। डायग्राम्स के बिना तो नंबर आना ही नहीं है, मैथ के बिना नंबर आना ही नहीं है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब कैसे करते हैं ये आपको देखना है, ठीक है? एक मुश्किल जरूर है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं आसान है। आसान कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट तो वैसे ही आसान नहीं है। पहला कंसेप्ट है साइंस के, इतना आसान नहीं है। दूसरा लंबा लेंथी बहुत है, बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है? तो इसको जल्दी से इस वाले यहां तक तो बना लिया होगा सबने। जल्दी से बताओ, ये वाला बना लिया? हाँ, अक्षसंज्ञ मोड पढ़ाऊंगा, रशबी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। पहले मैंने एक थोड़ा टफ कंसेप्ट समझाया, कल फिर समझाऊंगा इसको। जब मैं क्लास शुरू करूंगा मैं इसको फिर से एक बार समझाऊंगा, कि जब तक आपको ये समझ में ढंग से नहीं आ जाएगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं इसका पीछा।
ठीक है, ये मैं फिर समझाऊंगा आपको एक बार और, घबराओ नहीं। ये समझ लो एक तरह से ट्रेलर था, ट्रायल दिखाया आपको, धीरे धीरे एक बार और बताऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये समझ में नहीं आया तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे समझोगे? चट्टानों वाला क्वेश्चन याद है, कल मैंने दिखाया था आपको क्वेश्चन, रॉक सिस्टम पे क्वेश्चन था, उसको खनिज के साथ जोड़ा था, 38 नंबर का क्वेश्चन था। तो अगर ये जियोलॉजी वाला पार्ट नहीं समझ में आएगा तो वो कैसे लिखेंगे? तो उसको भी लिखना है, वहां भी डायग्राम बनेंगे। तो इसको बनाना शुरू करो सब लोग, जल्दी से बनाओ इसको। बस 2 मिनट दे रहा हूं कि जल्दी से बना लो, जो बना पाएगा वो बना ले, बाकी बोर्ड पीडीएफ से बना लेना। ठीक है, बन गया तो आगे चलिए। ये वाला हो गया, कोई बात नहीं, 6 से क्लास है तो एक काम करो ना, तो ये ब्रॉड पीडीएफ से बना लोगे आप सब लोग, 6 बजे क्लास है तो ये सब आप बोर्ड पीडीएफ से बना लेना डायग्राम, ठीक है? अब मैं कल लिखाऊंगा, अब आपकी 6 बजे क्लास है तो मैं कल लिखवाता हूं, ठीक है? और कल पीटी वाला भी शुरू करेंगे। कल आओगे तो पहले पीटी वाला ही समझाऊंगा, जो आपका ये पीपीटी वाला है, ये वाला कल हम शुरू करेंगे। ये वाला थोड़ा सा ट्रायल, थोड़ा सॉलिड वाला होना चाहिए ना, कंसेप्चुअल, कि ज्योग्राफी को सीरियस लो आप लोग। आसान आसान लगेगा तो कैसे करोगे? ये तो क्या ही बताना है, यहाँ से यहाँ लेके अक्षांशीय विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार है, ये आपका 82.5 डिग्री भारत का मानक देशांतर है, 2 घंटे का फर्क हो जाता है, ये तो सब आसान है, ठीक है? ये सब मैं समझा दूंगा कल आओगे तो। ये तो आसान है, बोलते जाना, आपको समझ में आता जाएगा पीडीएफ में। और इसको ये वाला, ये सब ये आसान है, ठीक है? तो पहले कल आते ही इसको देखेंगे, उसके बाद मेंस वाले को देखेंगे। थोड़ा पहला दिन थोड़ा सॉलिड होना चाहिए, कंसेप्चुअल। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट का कंसेप्ट बहुत अच्छा हो, उनका मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। मेंस नहीं आता लोगों को, सब पीटी पीटी पढ़ते रहते हैं। मैं कल अर्श जी, कल मैं भूल गया था, मुझे लगा कि कल वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो उसको नहीं भेजना है, तो सेव ही नहीं हुआ था यहाँ पर। तो मैं कल पक्का, आज आपको शाम में मिल जाएगा, ठीक है? कल, हाँ, कल का टॉपिक यही है, हिमालय का ही, हिमालय की उत्पत्ति लिखेंगे, उसके बाद इसका विभाजन पढ़ेंगे। कल मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा हाथ से कि इसकी कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, महान हिमालय में कौन सा पार्ट आता है, उसके बाद लघु हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, शिवालिक इनकी पीक्स कौन कौन सी हैं, ये सब हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया के बारे में, इंडिया की लोकेशन, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के समय में कितना अंतर आ रहा है, ठीक है? भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, ये सब कल हम देखेंगे। जो प्रीलिम्स का पार्ट है पहले उसको देखेंगे 1-1.25 घंटा, और उसके बाद फिर मेंस वाले पे आएंगे। 15 नहीं है भाई, 5 ही मिनट रह गए, कोई बात नहीं। बस आज का दिन था, शायद कल या परसों से जब भी मेरी क्लास होगी तो शायद मेरी शाम वाली हो जाए एक बार, मुझे तो 3 घंटे चाहिए होंगे, ठीक है? और जिन लोगों को भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बच्चे लोग थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा पढ़ोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बार और देखना जाकर, बाकी मैं एक बार और समझाऊंगा, कल आओगे फिर समझाऊंगा एक बार, ठीक है? वो मैनेजमेंट आपको बता देगा कि कल है या नहीं है, ठीक है? और सब लोग ये मत परेशान हो कि समझ में नहीं आया या मुश्किल लग रहा है या ये लग रहा है। आप पूछो कि सर ये बात नहीं समझ में आई, एक बार और समझा दीजिए, मैं एक बार और समझा दूंगा।
सर ये करे, ये वाली बात समझ में नहीं आई, इसका कैसे होगा, मैं वो भी बता दूंगा। समझे बिना मत जाओ क्लास से, आए हो तो समझ के जाओ, क्योंकि आपके ना समझने से, आपके मतलब रिजिड हो जाने से वो नहीं होने वाला है ना, पूछने से ही आएगा। कुछ लोग नए होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, तो एक बार और पूछ लो, मैं मना ही नहीं करता किसी को। हाँ, प्री मेंस दोनों साथ में होगा। अभी मैं कल बताया ना कि कल जब आओगे तो पहले प्री वाला पार्ट पढ़ा दूंगा, उसके बाद मेंस वाला ये वापस चलता रहेगा, ठीक है। पर बिना समझे क्लास से मत जाना, क्योंकि यही पढ़ना है, कोई नहीं करवा रहा इसको ढंग से, हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, लिखना भी है। बच्चे, रिकॉर्डिंग क्लास के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे कैसे पता होगा, वो तो मैनेजमेंट ही बताएगा आप लोगों को। हाँ, पीटी के लिए बना लो, या पीपीटी पे चाहते हो तो ये पीपीटी दे दूंगा, इसमें सब लिखा हुआ, देख लेंगे कल, जैसा भी आपको ठीक लगेगा। चलो मिलते हैं कल, या जब भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। आज बस थोड़ा सा ट्रेलर था, कंसेप्ट पे थोड़ी बात की, परसों जब मैं आऊंगा फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा, एक बार देख के आना, वापिस से मैं बताऊंगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। ओके, बाय।